पावर के इतिहास, रहस्य और इनर वर्किंग्स को डिस्कवर करें। यदि बचपन में आपके पेरेंट्स आपकी बहुत केयर करते थे तो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेने के बाद आपको कई सारे शॉकिंग एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ा होगा। आपने उन सभी बातों पर यकीन किया था जो उन्होंने आपको ईमानदारी और सच्चाई के बारे में बताया था। उम्मीद है आपके नए क्लासमेट से मिलने के बाद आपको बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस मिले होंगे और नो डाउट आपने उनसे बहुत कुछ सीखा भी होगा। हो सकता है दोस्तों अचानक आपको यह क्लियर हो गया हो कि सच्चाई सीधे और लो कॉन्फिडेंट लोगों के लिए है और सिर्फ सच्चाई से आप कॉन्फिडेंट एंड इन्फ्लुएंशियल नहीं बन सकते, यानी सिर्फ सच्चाई को रखकर आप पावरफुल नहीं बन सकते। तो रियलिटी यह है दोस्तों, हमेशा अच्छा होने की कोशिश करना शायद आपकी सक्सेस को सीरियसली रोक भी सकता है। ये इस किताब में लिखा है दोस्तों। बेशक अगर आप आज एक टॉप लेवल बिजनेस मैनेजर या पॉलिटिशियन हैं तो आप पहले से इस बात को जानते थे जो मैं आपको अब डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कभी आपके जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने गहराई और डिटेल में पावर का इतिहास और इसके काम करने का तरीका जानने का फैसला किया। वे जानना चाहते थे कि पावर को कैसे हासिल किया जाए, पावर का यूज कैसे करें और पावर के अब्यूज से कैसे बचाव करें। वे पावर के 48 लॉज ढूंढ कर लाए और इस समरी में हम उनमें से 7 सबसे प्रभावशाली नियमों पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों इस समरी में आप जानेंगे एक शुरुआती गलती आपको चेस टूर्नामेंट जीतने में कैसे मदद कर सकती है, एक मंत्री को अपने राजा के लिए पार्टी आयोजित करने पर जेल में क्यों डाल दिया गया और कैसे सरेंडर करना कभी कभी जीतने का सबसे अच्छा मौका है। अपनी प्रतिभा का दिखावा करके नहीं, अपने बॉस को जिताकर आप अपने बॉस का दिल जीत पाएंगे। तो दोस्तों क्या आपने कभी अपने बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश की है और आप उसमें हार गए हैं? अगर आप कभी भी किसी पावर की पोजीशन पर बैठे किसी पर्सन को इम्प्रेस करने में नाकाम रहे हैं तो ये एक्चुअली में उन्हें आउटशाइन यानी उनसे बेहतर अपने आप को प्रूव करने का नतीजा हो सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, आखिरकार पावरफुल लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए हम कई बार कड़ी मेहनत करते हैं, पर कई बार इस वजह से आपके बॉस लोगों का अटेंशन पाने में फेल हो जाते हैं और सबका अटेंशन आप पर शिफ्ट हो जाता है। इस प्रोसेस से आप अनइंटेंशनली अपने बॉस के अभिमान को हर्ट कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों इससे भी बुरा है उनसे सुपीरियर एक्ट करना। यह एक ऐसा कदम है जिससे आपका बॉस आपको खुद के लिए और अपनी पोजीशन के लिए एक थ्रेट के रूप में देखने लग जाता है और कॉन्सिक्वेंटली आपको कंपनी से बाहर निकलवा दिया जा सकता है। फ्रांस के राजा लुइस 14 और उनके फाइनेंशियल मिनिस्टर निकोलस फॉक्वेट के बीच में रिलेशनशिप को लीजिए दोस्तों। एक स्मार्ट और लॉयल एडवाइजर निकोलस अपने राजा के लिए नेसेसरी बन गए थे, लेकिन उन्हें फॉर्मर मिनिस्टर की मृत्यु के बाद भी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन की गारंटी नहीं मिल रही थी। राजा के फेवर को गेन करने के लिए निकोलस ने अपने असाधारण रूप से डेकोरेटेड कंट्री हाउस पर एक लैविश पार्टी रखी। वे राजा को दिखाना चाहते थे कि वो कितना वेल कनेक्टेड और प्रभावशाली व्यक्ति है। अगले दिन निकोलस को राजा के आदेश से अरेस्ट किया गया। राजा ने खुद को ओवरशैडो यानी आउटशाइंड और डोमिनेटेड महसूस किया था। राजा ने इस तरीके का दिखावा करने के लिए निकोलस पर अपने वेल्थ में से चोरी करने का संदेह जताया। बेचारे निकोलस को अपने बाकी के दिन जेल में रहकर बिताने पड़े। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपको अपने बॉस को आउटशाइन करके उन्हें इम्प्रेस नहीं करना है, लेकिन आप उनका फेवर कैसे हासिल कर सकते हैं? बेटर स्ट्रैटेजी यह है दोस्तों कि आप सभी को लीड करने वाले इस व्यक्ति को यानी अपने बॉस को दूसरों से अधिक स्मार्ट दिखाएं। एग्जाम्पल के लिए फेमस एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन गैलीलियो गैलीली अर्जेंटली अपने रिसर्च के लिए पैसा चाहते थे और इसे पाने का उन्होंने एक सरल तरीका अपनाया। जब उन्होंने 1610 में जुपिटर के 4 मून्स की खोज की तो उन्होंने अपनी खोज को कॉसिमो सेकंड डी मेडिसी के राजा से लिंक कर दिया। ये कैसे हुआ आइए सुनते हैं। गैलीलियो ने चतुराई के साथ यह कहा कि जुपिटर के 4 चंद्रमा कैसिमो सेकंड और उनके 3 भाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जुपिटर खुद उन 4 भाइयों के पिता कॉसिमो को रिप्रेजेंट करता है। अपने राजा के ईगो को प्रेस करने के लिए गैलीलियो को
कॉसिमो सेकंड को ऑफिशियल फिलोसोफर और मैथमेटिशियन बना दिया गया था। दोस्तों, दूसरे लोगों का काम का क्रेडिट लें और खुद के काम को प्रोटेक्ट करें। क्या आपने कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के काम के किसी अच्छे हिस्से को अपने हिस्से के रूप में क्लेम किया है? क्या आपने कभी मैथ्स टेस्ट के वक्त एक क्लासमेट से आंसर चुराए हैं? हो सकता है आपको ये सारे काम अनएथिकल लगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि पावर ट्रेनिंग करने का मतलब अक्सर दूसरों के काम को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है। जैसा इस किताब में लिखा हुआ है दोस्तों, मानना न मानना आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी एनर्जी को उन चीजों को करने के लिए क्यों वेस्ट करेंगे यदि कोई और आपके लिए वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप जानते हैं कि सर्बियन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला फेमस इन्वेंटर थॉमस एडिसन के लिए काम करते थे, और यह एक्चुअली में टेस्ला थे, एडिसन नहीं, जिन्होंने एडिसन के प्रसिद्ध प्रिमिटिव डिजाइन को इंप्रूव करके फेम्ड डायनमो क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इस डिस्कवरी को बनाने के लिए टेस्ला ने एक पूरे साल टायरलेसली काम किया था, अक्सर हर दिन 18 घंटे, लेकिन आज यह डायनमो एडिसन के नाम पर है। जरा सोचें कि कितने पॉलिटिशियन अपने स्पीच को खुद लिखते हैं और कितने फेमस नॉवेलिस्ट दूसरे राइटर्स का नाम बताते हैं। घोस्ट राइटिंग तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, कि लिखता कोई और है और नाम किसी और का होता है। आपको ये सब बातें अजीब लग सकती हैं दोस्तों, पर अपने आसपास के पावरफुल लोगों को देखिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे चल क्या रहा है। यहाँ गॉड किंगडम की बात नहीं हो रही दोस्तों, प्लैनेट अर्थ की बात हो रही है कि इस प्लैनेट अर्थ पर कैसे पावर को अटेन किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको पावर चाहिए तो दूसरों के द्वारा किए गए कामों का बेनिफिट ही ना उठाएं, बल्कि आपको उनका क्रेडिट भी लेने की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, एडिसन और उनकी कंपनी ने डायनमो पर किए गए टेस्ला के काम के लिए पूरा क्रेडिट लिया था। एडिसन ने टेस्ला के साथ अपने प्रॉफिट्स का एक पैसा भी शेयर नहीं किया, हालांकि उसने उन्हें $50,000 देने का वादा किया था। यह अनएथिकल है, पर इससे आप भी जानते हैं कि एडिसन को कितनी पावर मिली। इसलिए टेस्ला के एक्सपीरियंस को दिमाग में रखते हुए याद रखें कि किसी भी तरीके से किसी इन्वेंशन और क्रिएशन के लिए दी गई क्रेडिट उस इन्वेंशन को सच में करने से भी ज्यादा जरूरी होती है अगर आपको पावर चाहिए तो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप क्रेडिट को क्लेम नहीं करते हैं तो कोई और कूद जाएगा और आपके आइडिया और उसके साथ आने वाले सभी क्रेडिट की चोरी कर लेगा। दोस्तों, किसी पर पावर गेन करने का मतलब उन्हें पूरी तरीके से समझाना और उनके दोस्त के रूप में अपने आप को पोज करना है। यह किसी से पावर गेन करने का बेस्ट वे है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। शायद आपने कभी इस प्रॉब्लम का सामना किया हो, आप कंपटीशन को जीतने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज को सही ढंग से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप इस सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करेंगे? आइए सुनते हैं। दोस्तों, पावर पाने के लिए एक और ट्रिक है, उन लोगों के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जिन्हें आप कंट्रोल करना चाहते हैं। और किसी से कुछ पाने के लिए आपको उनके बारे में जानने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा उनके बारे में जानेंगे, आप उतना उनको कंट्रोल कर पाएंगे। एक पर्सन के प्लान्स, वीकनेसेस और डिजायर्स को जानना आपको उसके फेवर को जीतने और उसके एक्शन को गाइड करने में मदद करेगा। आर्ट डीलर जोसेफ डुवीन का उदाहरण लीजिए, जो 1920 में इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रयू मेलन को अपना एक क्लाइंट बनाने का संकल्प ले चुके थे, लेकिन मेलन इजीली मानने वाले नहीं थे। इसलिए डुवीन ने अपने एम्प्लॉयर के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेलोन के स्टाफ को रिश्वत देने का फैसला किया। जब इंडस्ट्रियलिस्ट मेलोन ने लंदन की यात्रा की तो डुवीन ने उसे फॉलो किया। डुवीन उसी आर्ट गैलरी में पहुंचे जिसे मेलन विजिट कर रहे थे। बाय चांस डुवीन ने मेलन को एक जीवंत कॉन्वर्सेशन में व्यस्त कर दिया। चूंकि डुवीन को मेलन के पसंद के बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी पता था, इसलिए उन्होंने आसानी से मेलन का विश्वास जीत लिया कि वे आर्ट में कॉमन टेस्ट ही शेयर करते हैं। ऐसा करके डुवीन ने मेलन का इजीली फेवर गेन कर लिया। एज अ रिजल्ट, डुवीन का प्लान्ड एनकाउंटर एंड्रयू मेलन के साथ अच्छी टर्म्स पर एंड हुआ और एंड्रयू मेलन जल्द ही डुवीन के बेस्ट क्लाइंट बन गए। तो दोस्तों, अब यह प्रश्न उठता है कि आप वो कैसे कर सकते हैं जो डुवीन ने किया था। आप इन्फॉर्मेंट्स को हायर कर सकते हैं दोस्तों।
या उससे भी बेहतर किसी पर्सन के फ्रेंड के रूप में खुद को पोज करके एक जासूस का काम कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग डूवीन की तरह जासूसों को हायर करने का ऑप्शन चुनते हैं, लेकिन यह स्ट्रैटेजी रिस्की हो सकती है दोस्तों। आखिरकार आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपके जासूस आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे? यह इंश्योर करने के लिए कि आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, खुद जासूसी करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। परंतु दोस्तों, यह कोई आसान काम नहीं है। पर अगर आपको पावर चाहिए इस प्लैनेट अर्थ पे, तो आपको थोड़ा जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन यह ध्यान रहे दोस्तों, लोग जनरली अजनबियों के साथ प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करने में हेजिटेट करते हैं। हालांकि वे तब हेजिटेट नहीं करते हैं जब किसी ऐसे पर्सन के साथ होते हैं जिसे वे दोस्त मानते हैं। इसलिए खुद को एक कंपेनियन के रूप में पेश करना एक हाईली इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, कॉम्पिटिटर्स को कंफ्यूज करने के लिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक्ट करें। आइए इसे डिटेल में सुनते हैं। आप शायद जानते हैं कि ज्यादातर लोगों को अचानक किए गए बदलाव पसंद नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी का यूज कर सकते हैं? अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक्ट करना आपके कॉम्पिटिटर को ऑफ बैलेंस रख सकता है। कॉम्पिटिटिव सिनेरियोज में आपके ओपोनेंट्स ने आपकी हैबिट्स और डिसीजन मेकिंग की मॉनिटरिंग के थ्रू आपको कंपटीशन या मार्केट से ही बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की होगी, और वे इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपके अगेंस्ट काम करने में हेजिटेट नहीं करेंगे दोस्तों। तो इस सिचुएशन में आपका बेस्ट मूव अनप्रेडिक्टेबल यानी अनिश्चित बिहेव करना है। अनप्रेडिक्टेबल होना आपके ओपोनेंट्स द्वारा समझे जाने से आपको प्रोटेक्ट करेगा और लॉन्ग रन पे ये उन्हें भयभीत और कमजोर करेगा। तो एक एग्जाम्पल से इसको और बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं। बॉबी फिशर और रशियन चैंपियन बोरिस स्पेस्की के बीच खेले गए फेमस 1972 वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस मैच का ही एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों। फिशर को पता था कि स्पेस्की की टेक्निक अपने ओपोनेंट के रूटीन्स और प्रेडिक्टेबिलिटी को टारगेट करना होता है, और फिशर ने इस इंफॉर्मेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वह इतना अनप्रेडिक्टेबल खेले जितना वह खेल सकते थे। यहां तक कि मैच के आने से पहले के दिनों में फिशर ने यह तक क्लियर नहीं किया कि वह रेकजैविक जगह तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, जहां इस जोड़ी को खेलना था। और जब फिशर वहां पहुंचा तो मैच उसकी एब्सेंस के कारण कैंसिल ही होने वाला था। इस स्टंट के बाद फिशर ने लाइट से लेकर कमरे की कुर्सियों और शोर के बारे में कंप्लेन करी। जब उन्होंने फाइनली टूर्नामेंट का पहला मैच शुरू किया तो फिशर ने गिविंग अप से पहले केयरलेस मिस्टेक्स की। यह एक ऑड मूव थी क्योंकि फिशर अपने परसिस्टेंस के लिए जाने जाते थे। स्पेस्की यह नहीं बता सकता था कि क्या फिशर एक्चुअली में मिस्टेक्स कर रहा था या सिर्फ ब्लफ कर रहा था। इन तरीकों से फिशर ने स्पेस्की को उस पोजीशन पर ला दिया जहां पर फिशर स्पेस्की को लाना चाहता था। तो दोस्तों, जब आपका कॉम्पिटिटर सफिशिएंटली कंफ्यूज्ड होता है तो आप जीतने के लिए एक परफेक्ट पोजीशन में होते हैं। पर एग्जैक्टली ऐसा कैसे होता है, आइए सुनते हैं। अपने ओपोनेंट को परेशान करने वाली चीजें करने से वह आपके बिहेवियर को समझने की कोशिश करेगा और अपने टास्क से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे आपको अपना जीतने का प्लान स्ट्राइक करने का चांस मिलेगा। तो शतरंज के 2 गेम के साथ फिशर ने खेल को बोल्ड मूव्स के साथ खेलना शुरू किया। इन सब इंसिडेंट्स के बाद स्पेस्की ने हार मानी और फिशर को वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल मिल गया। एक स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के सामने सरेंडर करने से आपको पावर इकट्ठा करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, क्या आप कभी किसी के खिलाफ लड़ने के लिए यह जानते हुए भी गए हैं कि आप कभी नहीं जीत पाएंगे? हालांकि लोगों के लिए सभी बाधाओं के अगेंस्ट सम्मान के लिए लड़ना आम बात है, लेकिन ये पावर हासिल करने का सही रास्ता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, जब आपका ओपोनेंट आपसे अधिक पावरफुल हो तो आपको क्या करना चाहिए? गिव अप कर दो। हाँ दोस्तों, छोड़ दो। यह एक ऑड स्ट्रैटेजी है, पर इसको आइए समझते हैं। दोस्तों, स्पेशली जबकि ह्यूमंस अपने दुश्मनों से सहजता से लड़ते हैं, लेकिन जब एक कॉम्पिटिटर एग्रेशन के साथ काम करता है तो वह उम्मीद करता है कि आप उसी की तरह से रिस्पॉन्स दें। ऐसे केसेस में जब आप जानते हैं कि कंपटीशन में आपको हराया जा सकता है, तो आपको सबसे अच्छा कदम इसका उलट करते हुए सरेंडर करना है। पर ऐसा करने से आपको पावर कैसे मिलेगी, आइए सुनते हैं। दोस्तों, यदि आप गिव अप करते हैं या कम से कम अपने दुश्मन को यह कन्विंस करते हैं कि आपने गिव अप किया है, तो आप इंश्योर्ड रहिए कि अब आपका कॉम्पिटिटर आपको अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना ही नहीं,
लेकिन जब आपका ओपोनेंट सोचता है कि वह जीत गया है तो वह भी आप पर नजर रखना छोड़ देता है। जब वह ऐसा करता है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करने और अपने अगले कदम की प्लानिंग करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट राइटर बेर्टोल्ट ब्रेcht का उदाहरण लीजिए, जो 1941 में यूनाइटेड स्टेट्स से यूरोप में आकर रहने वाले दूसरे इंटेलेक्चुअल्स में शामिल हो गए थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रेcht और उनके साथियों को यूएस कांग्रेस के समक्ष बुलाया गया, जो हॉलीवुड की एक कम्युनिस्ट साम्यवादी घुसपैठ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जबकि उनके साथी रेडिकल्स ने चिल्लाने और अनकोऑपरेटिव बिहेव करते हुए हंगामा किया और कांग्रेस की अथॉरिटी को चैलेंज किया, वहीं ब्रेcht ने शांत और पोलाइट तरीके से उन सवालों के आंसर दिए जिन्हें उनसे पूछा गया था। अपने अच्छे बिहेवियर के कारण सरकार द्वारा ब्रेcht को रिहा कर दिया गया, जिसने उनके इमिग्रेशन प्रोसेस में भी मदद की। एंड में उनका ऑफर इररिलेवेंट निकला क्योंकि उन्होंने सच में देश छोड़ दिया और अपने दृढ़ विश्वासों के बारे में लिखना जारी रखा। और उनके जिद्दी दोस्त के साथ क्या हुआ होगा दोस्तों, सोचिए। उनका दोस्त ब्लैकलिस्ट किया गया और वह वर्षों तक पब्लिश नहीं कर सका। तो ब्रेcht ने ऐसा किया और सेल्फ एम्पावरमेंट और पावर पाने के मुख्य टूल सरेंडर को यूज किया। थोड़े समय के सम्मान के लिए मेजर सेक्रीफाइस करने के बजाय उन्होंने इसे अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बनाया और सरेंडर किया। तो मैं फिर से दोहरा दूं दोस्तों, सरेंडर करना आपकी कमजोरी नहीं होता। आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं और आपको पता है कि आपका ओपोनेंट आपसे ज्यादा पावरफुल है और वो आपको जीतने नहीं देगा, तो टाइम बीइंग के लिए सरेंडर करना एक सही तरीका हो सकता है। इससे लॉन्ग रन पे आपको पावर मिलेगी और अपने ओपोनेंट का संयोग भी आप पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको एक सुपीरियर के जैसा ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको उनके जैसा काम करना होगा। दोस्तों, क्या आप किसी और के कंपैरिजन में हायरार्की लेडर यानी पोजीशन में ऊपर हैं? यदि हां, तो अगर आप अपने जूनियर्स के बराबर खुद को देखा जाना नहीं पसंद करते हैं तो आपको अपना रोल ढंग से निभाना होगा। यानी अगर आप सीनियर हैं तो आपको अपने सीनियरिटी का रोल ढंग से निभाना होगा, यानी सीनियर की तरह हर वक्त बिहेव करना होगा। लेकिन यह एक चेतावनी भी है दोस्तों कि एक हायर पोजीशन पर काम करते हुए दूसरों के बराबर दिखना आपके अपमान का कारण भी बन सकता है। सोचिए, आप सीनियर मैनेजर हैं और लोग आपको सिर्फ क्लर्क की तरह देखते हैं, तो इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं है। इससे आप वो भाव फील नहीं कर पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। 1830 और 40 के दशक के दौरान फ्रांस के राजा रहे लुईस फिलिप का ही एग्जाम्पल लीजिए। वे शाही समारोह के साथ साथ सिंहासन के साथ जुड़े सभी प्रतीकों का भी अपमान करते थे। अपनी पोजीशन की फॉर्मेलिटीज के अपमान में वे अपने मुकुट और शाही छड़ी की जगह वह एक ग्रे हैट पहनने और एक छाता रखने के लिए बदनाम थे। वास्तव में उन्होंने रॉयल्टी या शाही लोगों के साथ उठना बैठना भी नहीं रखा। वे ज्यादातर बैंकर से दोस्ती करते थे, लेकिन राजा के इस व्यवहार ने उनके लिए कुछ अच्छा नहीं किया। वे जल्दी अमीर और गरीब दोनों के बीच घृणा के पात्र बन गए थे। अमीर लोग राजा से खुश नहीं थे, जबकि गरीबों को एक ऐसा राजा पसंद नहीं था जो लो क्लास की तरह उनसे दोस्ती तो रख लेता था लेकिन उनकी देखभाल नहीं करता था। यहां तक कि उनके बैंकर दोस्तों ने भी उनका मजाक उड़ाया जब उन्होंने देखा कि वे बिना किसी सजा के डरे बिना उनका अपमान कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय के साथ यह घृणा इतनी बढ़ गई कि लोग उनके खिलाफ हो गए और उन्हें जबरदस्ती सिंहासन छोड़ना पड़ा। आमतौर पर नॉर्मल लोग हायर क्लास के उन लोगों पर शक करते हैं जो उनके बराबर के काम करते हैं। ऐसा करने से लोग सोचते हैं कि आप बेईमान या डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब एक हायर क्लास का इंसान सिंपल तरीके से बिहेव करता है तो नॉर्मल लोग ये सोच सकते हैं कि वो अपने प्रिविलेज छुपाकर कोई बेईमान चाल चल रहा है। तो फिर एक बेहतर टैक्टिस क्या है दोस्तों? लोगों के थ्रू खुद को रॉयल्टी की तरह ट्रीट करवाने के लिए आपको द स्ट्रैटेजी ऑफ द क्राउन या ताज की रणनीति का उपयोग करना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप मानते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं तो आप उसी की तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें कि आप लोगों से बेहतर हैं। तो फिर देखा गया है कि दूसरे लोग भी मानने लगेंगे कि आप बेहतर हैं। जब लोग आपको बेहतर पर्सन की तरह अभिनय करते हुए देखेंगे तो वे मान लेंगे कि आप एक सुपीरियर पर्सन हैं। ऐसा ही दुनिया में हो रहा है दोस्तों। तो आपके लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है, अगर आप पावर पाना चाहते हैं तो अपने आप को हाई क्लास की तरह प्रेजेंट करें, अगर आप हाई क्लास हैं तो।
उदाहरण के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने रॉयल पर्सन की तरह व्यवहार किया और इसके कारण अधिकांश लोगों ने उन्हें इसी तरीके से देखा। वास्तव में यह उनका कॉन्फिडेंस था जो वह स्पेनिश शाही परिवार के साथ मेल जोल बढ़ा पाए थे, और आखिर में कोलंबस ने अपनी यात्राओं को फाइनेंस करने के लिए स्पेनिश शाही परिवार को मना लिया था। दूसरों पर शक्ति हासिल करने के लिए सिडक्शन बेहतर टेक्निक है एज कंपेयर टू प्रेशर। दोस्तों, अपने आप को चूको लियांग के रूप में इमेजिन करें। वे प्राचीन चीनी राज्य शू के प्रमुख स्ट्रैटेजिस्ट थे। दक्षिण में राजा मेंगुओं के द्वारा युद्ध घोषित किया गया था और उसे रोकने और देश को बचाना चूको लियांग के हाथ में था। लेकिन जानने से पहले कि आपको क्या करना चाहिए, यह जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बल और प्रतिरोधी रणनीति यानी फोर्सफुल टैक्टिक्स का उपयोग करना किसी भी बुद्धिमानी की बात नहीं है दोस्तों, तब भी जब वह सबसे आसान ऑप्शन लगता हो। वास्तव में यदि आप अपनी ताकत का उपयोग करते हैं तो लोग सीक्रेटली आपको परेशान करने लग जाएंगे और आपकी इमेज मार्केट में सही नहीं बनेगी, क्योंकि बल प्रतिरोध को जन्म देता है दोस्तों। लियांग ये जानते थे, उन्होंने बल के साथ हमला नहीं किया, भले ही जब वे हमलावर सेना को पराजित भी कर सकते थे। हालांकि अगर वे ऐसा करता तो मेंगुओ चीन और लियांग दोनों के साथ असंतुष्ट होता और देश को लगातार स्वयं की रक्षा करनी होती। इससे सभी लोगों को परेशानी होती और मेंटल स्ट्रेस भी झेलना पड़ता। तो इससे बेहतर रणनीति जो लियांग ने अपनाई वो है सिडक्शन की रणनीति, यानी ललचाना। दोस्तों, लोगों को उनकी भावनाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। उनकी भावनाओं पर खेल खेल कर आप उनसे अपनी इच्छा अनुसार काम करवा सकते हैं। आप अपने ओपोनेंट को धमकी देकर भी ऐसा कर सकते हैं ताकि वे दर्द की उम्मीद करें, और जब अचानक आप उन्हें काइंडनेस दिखा दें तो आप उनका दिल जीत लें। उदाहरण के लिए, जब मेंगुओं ने चीन पर हमला किया तो लियांग ने उसे और उसकी पूरी सेना को पकड़ लिया। मेंगुओं को उसके सैनिकों से अलग कर दिया गया और मेंगुओं को उस वक्त अपने साथ कुछ बुरा होने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन राजा मेंगुओं को तब आश्चर्य हुआ जब उन्हें स्वादिष्ट भोजन और शराब की पेशकश की गई, जबकि लियांग ने अपने दुश्मन के सैनिकों को रिहा कर दिया। राजा मेंगुओं को कहा गया कि उन्हें केवल तब जाने दिया जाएगा जब वह ये वादा करे कि अगर वह फिर से पकड़े जाते हैं तो वह चीनी राजा के सामने झुकेंगे। और जब लियांग ने कई बार राजा मेंगुओं को कैद किया पर उसने हमेशा उसे जाने दिया, तो फिर 7वीं कैद में तब राजा मेंगुओ लियांग के पैरों में गिर गया और उसने खुद को और अपने राज्य को सरेंडर कर दिया। भले ही लियांग राजा मेंगुओ को पकड़ने के बाद मार सकता था, पर दोस्तों यह एक फैक्ट है कि दुश्मन राजा को मालूम था कि लियांग ने उन्हें काफी मौके दिए हैं और हर बार उन्हें सम्मान के साथ ट्रीट किया है। इसके कारण राजा मेंगुओ चीनी राजा के प्रति अधिक आभारी और ऋणी होता चला गया। तो ये सिडक्शन एक्ट यानी ललचाहट आपको पावर दे सकती है, बहुत सारे लोगों का आप दिल जीत सकते हैं। और आखिर में राजा मेंगुओ ने अपनी इच्छा से समर्पण या सरेंडर कर दिया लियांग के सामने। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हमें बताते हैं दोस्तों कि हम पावर को कैसे अपनी जिंदगी में अचीव कर सकते हैं। तो 48 लॉज ऑफ पावर किताब से हम जो मैसेज सीखते हैं वो मैं आपके सामने फिर से दोहराता हूं दोस्तों, कि विश्व को ऐतिहासिक रूप से पावर और कॉन्क्वेस्ट के द्वारा शासित किया गया है। बेशक आधुनिक युग में बहुत बदलाव आया है, लेकिन कंट्रोल और डोमिनेंस का महत्व बना हुआ है। असफलताओं और ऐतिहासिक शक्तियों के संघर्षों की जीत से सीखकर हम भी एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं। तो आइए ऊपर एक्सप्लेन किए गए 7 रूल्स को अपनी जिंदगी में लगाने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें पावर की भूख है तो इन सारे टैक्टिक्स को अपनी जिंदगी में किसी भी कीमत पे लगाते हैं। तो दोस्तों हमारा तो यही मकसद है कि आप ये सारी किताबें पढ़िए, अपनी विवेक अपनी बुद्धि लगाकर जो भी चीजें आपको ठीक लगती है वो अपनी जिंदगी में उतारिए। चॉइस आपकी है दोस्तों। अगर आपको ये किताब पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर जरूर करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप चैंपियन बने। धन्यवाद।